नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की राह तय की बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं 1885 से 1947 तक हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सालाना अधिवेशनों की। ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, ये वो धड़कनें थी जहां एक पूरे राष्ट्र का सपना पल रहा था, जहां भारत की किस्मत हर साल हर एक प्रस्ताव के साथ गढ़ी जा रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे ये सालाना बैठकें भारत की इतनी बड़ी और मुश्किल आज़ादी की लड़ाई का इंजन बन गई। ऐसा क्या था इन अधिवेशनों में कि इनके फैसलों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक साथ लाकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा कर दिया। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। अपने इस विश्लेषण में हम कई पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये अधिवेशन स्वतंत्रता संग्राम की धुरी कैसे बने। फिर देखेंगे प्रारंभिक यानी उदारवादी दौर, उसके बाद उग्रवादी दौर जब स्वराज की मांग उठी, फिर आएगा गांधी युग और जन आंदोलन, और आखिर में स्वतंत्रता का अंतिम चरण, और अंत में हम इसकी विरासत पर भी बात करेंगे। तो पहला पड़ाव स्वतंत्रता संग्राम की धुरी। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सालाना जलसे सिर्फ राजनीतिक सभाएं न रहकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक और रणनीतिक हेडक्वार्टर कैसे बन गए। 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के ये अधिवेशन एक तरह की सालाना राष्ट्रीय यात्रा थी। ये सिर्फ नीतियां बनाने की जगह नहीं थी, ये एक प्रयोगशाला थी जहां भारत के विचार को, इंडिया के आइडिया को गढ़ा जा रहा था। यहीं पर बहसों के जरिए असहमतियों के बीच से एक आधुनिक और लोकतांत्रिक देश की विचारधारा पैदा हो रही थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1885 से। इतिहास में इस दौर को उदारवादी या नरम दल का दौर कहा जाता है। ये कांग्रेस का बचपन था, जब आंदोलन की बागडोर पढ़े लिखे और उदारवादी सोच वाले लोगों के हाथ में थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1885 में बॉम्बे में हुए पहले अधिवेशन से लेकर 1905 में बंगाल के विभाजन तक ये दौर नींव रखने का था। कांग्रेस धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी, जैसे 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष का चुना जाना, या 1896 में पहली बार वंदे मातरम का गाया जाना। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम थे, जो एक राजनीतिक संगठन को धीरे धीरे एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन में बदल रहे थे। कांग्रेस ने शुरू से ही एक अखिल भारतीय यानी पैन इंडिया पहचान बनाने पर बहुत जोर दिया। पहले 3 अधिवेशनों की जगह देखिए, बॉम्बे, कलकत्ता और फिर मद्रास। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा कदम था, ये संदेश देने के लिए कि ये आंदोलन किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। अब जरा इन अधिवेशनों के सांकेतिक महत्व को समझिए। 1885 में बॉम्बे में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत हुई, सिर्फ 72 लोग शामिल हुए। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष चुनकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता का एक जबरदस्त संदेश दिया। और फिर 1896 में कलकत्ता में जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया, तो इसने आंदोलन में एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलू जोड़ दिया। तो संक्षेप में कहें तो उदारवादी दौर की बुनियाद संवैधानिक सुधारों की मांग पर रखी गई थी। इनका तरीका अंग्रेजों के न्याय में विश्वास पर आधारित था, जिसे 3 P's भी कहते हैं: पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। इसका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में था, और लक्ष्य पूरी आज़ादी नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार हासिल करना था। पर फिर आया साल 1905 और बंगाल के विभाजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक घटना ने भारतीय राजनीति में एक नए और ज्यादा आक्रामक दौर को जन्म दिया, जिसे हम उग्रवादी या गरम दल का दौर कहते हैं। अब मांगे याचिकाओं से बढ़कर स्वराज तक पहुंच चुकी थी, यानी अपना राज, सेल्फ रूल। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा था। बंगाल विभाजन ने एक चिंगारी का काम किया। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग उठी, लेकिन विचारों में टकराव इतना बड़ा कि 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि 1916 के लखनऊ समझौते और 1917 में पहली महिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ सुलह और विस्तार की कोशिशें भी हुईं। ये बंटवारा असल में सोच का बंटवारा था। जहां नरम दल कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना चाहता था, वहीं गरम दल जनता को लामबंद करने, बहिष्कार करने और आत्मनिर्भरता में यकीन रखता था।
एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे तो दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी थी, जिन्हें हम सब लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। और ये जो वैचारिक मतभेद था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में आकर फट पड़ा। अध्यक्ष कौन बनेगा और स्वदेशी बहिष्कार के प्रस्तावों पर दोनों गुटों में ठन गई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस टूट गई। इस टूट ने कुछ समय के लिए आंदोलन को कमजोर जरूर किया, लेकिन इसने ये भी साफ कर दिया कि अब सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलने वाला था। लेकिन इसी दौर में कांग्रेस ने समझदारी भी दिखाई। 1906 में ही दादाभाई नौरोजी ने स्वराज को लक्ष्य बना दिया था। फिर 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में न सिर्फ नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए, बल्कि मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल पेश की। और 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपनी प्रगतिशील सोच को भी दिखाया। तो इस चरण ने कांग्रेस का मिजाज ही बदल दिया। लक्ष्य अब सिर्फ हिस्सेदारी नहीं बल्कि स्वराज था। तरीके भी अब याचिकाओं से बढ़कर बहिष्कार और स्वदेशी तक पहुंच गए थे। सूरत की फूट और लखनऊ के समझौते जैसी घटनाओं ने इसे एक उथल-पुथल भरा लेकिन आखिरकार ज्यादा मुखर और जनता पर केंद्रित दौर बना दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत की राजनीति के मंच पर एक ऐसे शख्स का आगमन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा चरित्र ही बदल दिया। ये अब कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया। वो शख्स थे महात्मा गांधी, और इस दौर को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। ये टाइमलाइन राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते हुए कद और महत्वाकांक्षा को दिखाती है। 1920 में असहयोग आंदोलन से शुरुआत हुई। 1924 में गांधी जी खुद बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1929 में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के साथ, और 1931 में मौलिक अधिकारों पर कराची प्रस्ताव ने भविष्य के भारत की एक साफ झलक पेश कर दी। पूर्ण स्वराज, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं थी। अब लक्ष्य था पूरी आज़ादी, बिना किसी शर्त के, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये ऐतिहासिक ऐलान 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। सोच कर देखिए, रावी नदी का किनारा, कड़ाके की ठंड और एक युवा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यह हिम्मत भरा कदम उठाया। ये अधिवेशन सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। इस प्रस्ताव के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। लक्ष्य हमेशा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बन गया। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर तय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता खुल गया और आधी रात को पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक राष्ट्र का अपनी तकदीर पर दावा था। जहां लाहौर अधिवेशन ने राजनीतिक मंजिल तय की, वहीं दूसरे अधिवेशनों ने आज़ाद भारत का सामाजिक और आर्थिक खाका तैयार किया। 1924 का बेलगांव अधिवेशन इसलिए याद किया जाता है क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने, लेकिन 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर अपने प्रस्ताव के लिए उतना ही जरूरी है। ये एक तरह से भविष्य के भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट था। तो गांधी युग का निचोड़ क्या है? एक शब्द में, परिवर्तन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह जैसे तरीकों ने संघर्ष का हथियार ही बदल दिया। लक्ष्य स्वराज से बढ़कर पूर्ण स्वराज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था भागीदारी में। कांग्रेस अब कुछ गिने चुने लोगों का मंच नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आवाज बन चुकी थी। अब हम कहानी के आखिरी अध्याय पर हैं, आज़ादी की लड़ाई के वो निर्णायक साल जो 1940 से 1947 तक चले। दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था और अब भारत की आज़ादी ज्यादा दूर नहीं थी। इस दौर का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ 1942 में बॉम्बे अधिवेशन में आया। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी का करो या मरो का नारा सिर्फ एक अपील नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत को एक आखिरी और साफ संदेश था कि अब भारत पर राज करने का उनका वक्त खत्म हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1946 में कैबिनेट मिशन सत्ता सौंपने की बातचीत करने भारत आया। 1947 में माउंट बैटन योजना ने आज़ादी का खाका तो तैयार किया, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत थी, देश का बंटवारा।
और आखिरकार 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ब्रिटिश संसद ने भारत की आज़ादी को कानूनी रूप दे दिया और 2 नए देश बने। और हाँ, एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि आज़ादी से ठीक पहले कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। यानी जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस वक्त वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 62 सालों तक चले इन अधिवेशनों के सफर से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनका असर सिर्फ आज़ादी पाने तक ही नहीं था, बल्कि इनकी एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत है। तो जब हम इस 61 साल के लंबे सफर को देखते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी के अलावा इन अधिवेशनों ने आधुनिक भारत को और क्या दिया? इनकी असली और स्थायी विरासत क्या है? इनकी विरासत कई परतों में है। इन अधिवेशनों ने भारत को सिर्फ आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि आज़ादी को संभालने की बुनियाद भी रखी। यहीं पर लोकतांत्रिक बहस की परंपरा बनी, राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली और भविष्य के नेता तैयार हुए। असल में हमारे संविधान के कई मूल सिद्धांत, जैसे मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय, इन्हीं अधिवेशनों में हुई बहसों की ही देन है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन्हीं सालाना अधिवेशनों ने उस धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और एकजुट भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। ये 62 साल का सफ़र सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का इतिहास नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है जो हर साल एक शहर से दूसरे शहर, एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक लिखी गई।